नमस्कार साथियों, मेट्रोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 2 के पार्ट 4 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। यह पार्ट 4 बेसिकली आईजेड इम्पैक्ट टेस्ट के ऊपर है, जो किसी भी मेट्रोलॉजिकल बेस्ड इंडस्ट्री या मेट्रोलॉजिकल लैब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आगे इसके बारे में बताऊं, मैं थोड़ा फ्लैशबैक दिखाना चाहता हूं कि इससे पहले हमने क्या क्या पार्ट रिलीज़ किए हैं। पार्ट 1 देखिए, ये जर्मनी हार्डनिटी टेस्ट के ऊपर है। पार्ट 2 इरेक्शन कपिंग टेस्ट के ऊपर है और पार्ट 3 चारपी इम्पैक्ट टेस्ट के ऊपर है। ये तीनों के तीनों पार्ट बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला इसमें, खास करके जर्मनी हार्डनिटी टेस्ट में, और इन दोनों का भी बहुत अच्छा मिला है। ये तीनों पार्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो जिसमें आपको देखना चाहें आप इसको देख सकते हैं। इसका भी मैं इंग्लिश वर्जन जल्दी ही रिलीज़ करूँगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या क्या कवर कर रहा हूँ मैं इसमें। एक तो पर्पज़ क्या है इसका, टेस्ट इक्विपमेंट और मटेरियल क्या है, टेस्ट प्रोसीजर कैसे करते हैं इसे, प्रिकॉशंस क्या लेते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग, और प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन इसके क्या क्या हो सकते हैं, और लास्ट में मैंने एक स्लाइड एप्लीकेशन की भी दिखाई हुई है। तो पर्पज़ क्या है? द पर्पज़ ऑफ आईजेड इम्पैक्ट टेस्ट इज़ टू डिटरमिन द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। किसी भी स्टील का यदि इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आपको पता करना हो तो आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक पर्पज़ है इसका। दूसरा पर्पज़ है कि इट इज़ डन टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज जनरली डन टू कंपेयर द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और टफनेस। हीट ट्रीटमेंट की क्वालिटी अच्छी हुई है नहीं हुई है, इसके लिए इस टेस्ट को किया जाता है। और स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ या जिसको हम टफनेस भी बोलते हैं, स्टील का हम कंपेयर करते हैं और इससे हम ये पता चलते हैं कि हमारा हीट ट्रीटमेंट जो है उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है। थर्ड जो है, द टेस्ट ऑल्सो हेल्प्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द स्पेसिमेन ड्यूरिंग फ्रैक्चर। जब इसको हम फ्रैक्चर करते हैं पीस को, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको तोड़ने में। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होती है इसका भी हम इस टेस्टिंग के थ्रू या आईजेड इम्पैक्ट के टेस्टिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। ये बेसिकली मेन इक्विपमेंट है। इसका डिस्कशन मैं करीब दे चुका हूँ। सेम इक्विपमेंट दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, चारपी के लिए भी और आईजेड के लिए भी। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। यदि आपको इसके बारे में जानना हो तो आप पार्ट 3 देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, उसे देख सकते हैं। इसीलिए इसके ज़्यादा इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसमें पीस यहाँ वर्टिकल लगा होता है और उसके इसमें पीस जो है हॉरिजॉन्टल लगा होता है। फ़र्क ये है टेस्ट पीस। इसमें एक और डिफरेंस ये है कि इसमें जो लोड है ये यहाँ तक इसको ले जाते हैं 90 डिग्री तक, जबकि इस केस में, चारपी के केस में, ये 135 तक ये पेंडुलम जाता है और लोड यहाँ तक होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में, इक्विपमेंट के बारे में हो गया। अब ये टेस्ट सैंपल्स, दो तरह के टेस्ट सैंपल यूज़ करते हैं, स्क्वायर सेक्शन भी यूज़ करते हैं और राउंड सेक्शन भी यूज़ करते हैं। इन सारों का स्क्वायर का आपने, ये आपको करीब सेम क्रॉस सेक्शन है और इसका सारा डिटेल हमने आपको इसमें भी चारपी में दिया। और डिफरेंस ये है कि इसकी टेस्ट पीस की लंबाई जो है ये 75 मिलीमीटर होती है। नॉच की पोजीशन और ये सारा कुछ सेम है जो कि चारपी में था, और नॉच की ज्योमेट्री भी करीब वही है, सेम है, वो सेम होती है। इसमें चूँकि इसकी लंबाई ज़्यादा है 75, तो इसमें 2 नॉच होते हैं। एक ये नॉच होता है और एक ये वी नॉच होता है, ये वी नॉच होता है। तो इसमें चारपी में और इसमें फ़र्क ये है कि चारपी में आप यू नॉच और वी नॉच दोनों यूज़ करते हैं, जबकि इसमें सिर्फ वी नॉच होता है। चारपी में सिंगल नॉच होता है, इसमें आपको वी नॉच का डबल नॉच भी यूज़ कर सकते हैं आप। और ये टेस्ट पीस है, ये टेस्ट पीस को यहाँ पे ये जो हैच लाइन दिखाई जा रही है, ये इसको फिक्सिंग करने का है। ओके, टाइटन यहाँ से रहता है ये, और ये लोड यहाँ आके इसको इम्पैक्ट करता है और ये इसको तोड़ता है। स्पेसिमेन की ज्योमेट्री, जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसकी जो नॉच का जो स्पेसिमेन की ज्योमेट्री है वो ये है, ये आप देख लीजिए। 2 मिलीमीटर की इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट है, 0.25 मिलीमीटर का रेडियस है और 45 डिग्री इसका एंगल है। अब जैसा कि मैंने स्क्वायर सेक्शन बताया, इसमें भी राउंड सेक्शन भी हम यूज़ करते हैं। उसके डिटेल्स मैंने सारे यहाँ दिए हुए हैं। अब मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। यहाँ भी देखिए 2 नॉच है, 2 नॉच है, डिस्टेंस वगैरह सारा सब कुछ है। इसकी ज्योमेट्री भी सेम चीज़ है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा करना मतलब टाइम का दुरुपयोग करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट प्रोसीजर, क्या क्या टेस्ट प्रोसीजर, क्या स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है, जैसे मैंने आपको
पार्ट 3 में बताया था कि पहले मशीन को वेरीफाई करते हैं कि मशीन सही चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके लिए इस केस में पेंडुलम को लेफ्ट डाइन तक, जहाँ तक आप ले जाते हैं फिक्स हो जाता है, वो पिछले फिगर में मैंने दिखाया था, वहाँ तक ले जाना होता है। ये 90 डिग्री के पास होता है, एकदम 90 डिग्री पे होता है। और फिर जो इसके जो 2 पॉइंटर्स होते हैं उनको 160, इसमें जो है आईआर और इम्पैक्ट में, आईआर और आयशर में, चारपी में एक फ़र्क ये है कि इस केस में आप ऊपर वाली जो स्केल होती है, ये जो यहाँ दिखा रहे हैं स्केल, ये ऊपर की स्केल जो होती है वो चारपी में होती है, और जो इसका नीचे का स्केल होता है वो आपका आईआर मिलता है। ऊपर की स्केल में और इसमें ये फ़र्क है कि ये नीचे की स्केल जो है अप टू 160 ही होती है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंटर को ले जाके इस 160 मार्क पे ले आते हैं और फिर इसको 45 डिग्री 90 डिग्री एंगल पे ले जाके इसको छोड़ते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं तो इसको तोड़ता हुआ निकल जाता है। तो ये इसकी, और यदि ये दोबारा ये आके ये जीरो सेटिंग जो हमने आपने पहले कर रखी है, ये मैंने सारा डिटेल में ना पार्ट 3 में बताया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये जीरो सेटिंग पे यदि आ जाता है पॉइंटर घूम के, इसका मतलब मशीन आपकी सही है। तो पहला तो है पार्ट इसका मशीन वेरिफिकेशन। वैसे इसके बारे में डिटेल में आपने जानना हो तो ये इंडियन स्टैंडर्ड मैंने डाला हुआ है आपके लिए 1598 1977, यदि इसको आप रेफ़र कीजिएगा तो इसके बारे में अच्छी आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो टेस्ट प्रोसीजर का पहला स्टेप मैंने दिखा दिया। दूसरा स्टेप ये है रेज द पेंडुलम एट द लेफ्ट साइड, ये मैंने पहले बताया आपको। उसके बाद तीसरा है कि फिक्स द टेस्ट पीस विद नॉच फेसिंग पेंडुलम मूवमेंट। ये जो पेंडुलम का मूवमेंट जैसे आ रहा है तो नॉच भी उसी डायरेक्शन में फेस होना चाहिए, ये मैंने पिछली फिगर में आपको दिखाया हुआ है। पोजीशन द नॉच विद द हेल्प ऑफ पोजिशनिंग, हाँ पोजिशनिंग गेज का इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो नॉच की पोजिशनिंग है या जहाँ पे आपने उसको टाइट किया हुआ है और फिक्स किया हुआ है वो सही पोजीशन पे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इसमें ऊपर नीचे हो गया तो रिजल्ट्स आपके सही नहीं आएंगे। तो इसको हम पहले पोजीशन करके फिक्स कर लेते हैं स्पेसिमेन को। और इसका जो नॉच का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से वो लोड आ रहा है, ऐसे यदि आ रहा है तो नॉच का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। इसके बाद रिलीज द लोड विदाउट एनी वाइब्रेशन एंड शॉक, प्रेस द ब्रेक आफ्टर द पेंडुलम हैज मेड अ फुल स्विंग। इसके बाद आप जो आपने 90 डिग्री पे रखा हुआ था पेंडुलम को, आप लोड रिलीज करते हैं विदाउट एनी शॉक और वाइब्रेशन। शॉक और वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट आपका सही नहीं मिलेगा। तो आप बहुत स्मूथली इसको रिलीज करते हैं और वो इसको रीड द एनर्जी एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम द स्केल और मेजरिंग डिवाइस। जो आपका मेजरिंग, आजकल इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी यूज़ करते हैं जिसमें डायरेक्ट वो डिजिटल फिगर आ जाती है। तो इसका यही मतलब है, मिनी डिवाइस का मतलब कि जो मेजरिंग डिवाइस है, जो ऑटोमेशन आपने किया हुआ, उससे भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली रीडिंग। और यदि आपका मैनुअल टाइप की मशीन है तो उसमें आप जहाँ पे जाके ये पॉइंटर रुक जाता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट रीडिंग ले लेते हैं और वो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है। चेक 3 सैंपल्स एंड रिपोर्ट द एवरेज वैल्यू एज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। कम से कम 3 सैंपल इसमें आपको देखने चाहिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि एवरेज जो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो क्या आ रहा है। और फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू से कि वो फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि फ़र्क आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, चाहे वो हीट ट्रीटमेंट में गड़बड़ी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल में गड़बड़ी हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो से। तो इसके लिए आपको वेरिएशन को चेक करने के लिए आपको कम से कम 3 टेस्ट सैंपल चेक करने होंगे। वेरिएबल्स अफेक्टिंग इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ये इसको भी मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, करीब करीब सारा ही है वही है जो मैंने पार्ट 3 में आपको बताया हुआ है। इसीलिए आप इसको पार्ट 3 को रेफ़र कीजिए और लगभग वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने उसमें लिखी हुई, क्योंकि बेसिकली मशीन वही है, टेस्टिंग प्रोसीजर करीब करीब सेम है, सिर्फ टेस्ट सैंपल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और जो लोडिंग एंगल है वो 90 होता है और दूसरे में 135 होता है। तो ये जो वेरिएबल जो भी इफेक्ट करते हैं ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं उसमें टाइम नहीं ख़राब करना चाहता। और यदि ज़्यादा आपने जानना है तो इसको आप चारपी इम्पैक्ट टेस्ट के उसमें पार्ट 3 में देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। पहली बात तो है कि टेस्ट सैंपल मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर स्पेसिफाइड डायमेंशन, पर्टिकुलरली नॉचेस। ये बहुत ज़रूरी है, जो डायमेंशंस मैंने आपको फिगर में दिखाए हुए हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन टेस्ट स्ट्रेंथ
टेस्ट सैंपल मस्ट बी प्लेस्ड इन द फिक्सर एट करेक्ट पोजिशन, पर्टिकुलरली द नॉच डायरेक्शन। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉच का डायरेक्शन है वो जो डायनामिक लोडिंग आप दे रहे हैं उसकी फेस करना चाहिए, तो ये भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाए। वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द मशीन प्रायर टू एनी टेस्ट। वो जो मैंने बताया पहला टेस्ट प्रोसीजर कि आपको पहले मशीन को वेरीफाई करना होगा, ठीक है। यदि मशीन 0 पे आके रुक जाते हैं उसके पॉइंटर इसका मशीन मतलब है कि मशीन आपकी सही है। देन कैलिब्रेशन ऑफ मशीन which includes weight, angles, angle of lift, functioning of brakes, falling velocity, pendulum must be done। ये कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने IS 3766 1977 ये इसका रेफरेंस है। और यदि आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि हर चीज़ के बारे में उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ, वेट कैसा होना चाहिए, एंगल ऑफ लिफ्ट कितना होगा, फंक्शंस ऑफ ब्रेक्स कैसे रहेंगे, जो फॉलिंग वेलोसिटी है वो किस वेलोसिटी से फॉल करे ताकि उसका जो इम्पैक्ट एनर्जी हो हर केस में बराबर रहे। ये ना हो ना कि कहीं आपने हाई वेलोसिटी छोड़ दिया, कहीं लो वेलोसिटी छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देखिएगा, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है ये IS स्टैंडर्ड जो है, बहुत बढ़िया दिया हुआ है कैलिब्रेशन के बारे में। और ये कम से कम एक बार आपको साल में हर मशीन का करा लेना चाहिए कि आपकी मशीन ओवरऑल ठीक है कि नहीं है। प्रोवाइड नेसेसरी safeguard arrangements to avoid any accident after breakage of the। ये बहुत ज़रूरी है आप अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि टेस्ट भी टूटता है तो किसी भी दिशा में जा सकता है, तो उसके लिए आपको एक उसके आगे गार्ड कुछ लगाना पड़ेगा, चाहे वो एंगल्स का हो चाहे लोहे का हो। एक गार्ड आपको अपने सामने रखना पड़ेगा ताकि पीस टूटे और आपको हर्ट ना करे। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हैं। वेरिएशन इन द इम्पैक्ट वैल्यूज, ये वही है, इसमें भी रिलीज ऑफ द पेंडुलम विदाउट शॉक एंड वेरिएशन इसके साथ नहीं होना चाहिए, बहुत स्मूथ आपको पेंडुलम को छोड़ना होता है। फॉल्टी हीट ट्रीटमेंट, ओवर हीटेड और बर्नड माइक्रोस्ट्रक्चर, यदि ऐसा है तो आपको इम्पैक्ट वैल्यू में फ़र्क आएगा, तो ये एक इंडिकेशन हो जाता है, तो इसको आप कंफर्म कीजिए। चेक नॉच ज्योमेट्री नॉच की ज्योमेट्री, उसकी लोकेशन, ये भी आपको देखना पड़ेगा यदि आपको इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं तो, ठीक है। टेस्ट पीस फॉलिंग बिफोर स्ट्राइक, कई बार टेस्ट पीस जो है वो गिर जाता है, टाइट नहीं रहता पूरी तरह से, फिक्सर में गिर जाता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि टेस्ट पीस जो है आधा टूटता है आधा उसी में रह जाता है। तो ऐसे केसेस में चाहे वो पीस पूरा जब तक ना टूटे आपको टेस्ट रिपीट करना चाहिए, ठीक है। और पीस इतना टाइट कीजिए ताकि वो गिरे ना। सो इंश्योर रैपिड रिजिड फिक्सिंग ऑफ द पीस in the fixture and use positioning gauge for the proper location of the notch in the fixture। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी। और ये यदि प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये इनके करीब करीब पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। अब मैं आता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन में द टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमिन नॉच स्ट्रेंथ ऑफ द प्लास्टिक एंड, ये जो है आइजर्ड इम्पैक्ट टेस्ट ये दोनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक्स और मेटल्स के लिए भी। जबकि 4P हम यूज़ करते थे जनरली कास्ट आयरन वगैरह के लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए। दिस टेस्ट हेल्प्स इन असेसिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर ए पार्ट, वही है एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। यूज्ड बाय द साइंटिस्ट टू डिटरमिन द डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन, इसमें मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में मैंने बताया था कि जब पीस टूटता है तो फ्रैक्चर से आपको पता चल जाता है कि ये डक्टाइल है या ब्रिटल है। तो यदि डक्टाइल ब्रिटल का यदि आपने अलग अलग टेम्परेचर पे चेक करना हो कि क्या बिहेवियर है, जैसे जनरली साइंटिस्ट इन चीज़ों को करते हैं, तो वो मेटल की प्रॉपर्टीज में आ जाता है डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ यूज टू डिटरमिन वेदर द मटेरियल इज़ टफ और ब्रिटल, ये से भी मैंने बताया आपको कि कोई मटेरियल टफ है या ब्रिटल है, उसको भी जानने के लिए आपको इस टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट रहा। अब मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ बिटवीन 4P एंड आइजर्ड इम्पैक्ट टेस्ट। देखिए पहला डिफरेंस है, हालांकि मैं बीच बीच में बता चुका हूँ, फिर भी टेस्ट सैंपल्स नॉच, ये 4P में U एंड V दोनों तरह के होते हैं, जबकि आइजर्ड में सिर्फ V नॉच होता है। टेस्ट पीस की जो पोजिशनिंग है
वो हॉरिजॉन्टल होती है चारपी टेस्ट में, जबकि आईजेड इम्पैक्ट टेस्ट में ये वर्टिकल क्लैंप होता है। ठीक है। तीसरा इसमें है लोड अप्लाइड अपोजिट टू द नॉच डायरेक्शन। चारपी के केस में जो लोड का एप्लीकेशन है वो अपोजिट टू द नॉच डायरेक्शन होता है, जबकि आईजेड के केस में इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नॉच होता है, लोड जो अप्लाई किया जाता है। देन आईजेड में टेस्ट सैंपल्स का जो साइज़ है वो 55 मिलीमीटर है, छोटा है आईजेड में, जबकि 75 है। और इसी हिसाब से आईजेड चारपी में जनरली सिंगल नॉच किया जाता है, इसमें हम 2 नॉच करके कर सकते हैं क्योंकि इसकी टेस्ट पेच की लंबाई 75 मिलीमीटर है। और जो लास्ट है वो है कि जो पेंडुलम जो है, डिफरेंस जो है कि चारपी के केस में 135 डिग्री तक लेके जाते हैं पेंडुलम को, और आईजेड के टेस्ट में हम इसको 90 डिग्री तक ले जाते हैं। तो ये मैंने बहुत ब्रीफ में आपको डिफरेंस बिटवीन चारपी एंड आईजेड आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी। जो आप रेगुलर वर्किंग में हैं, जो लोग काम कर रहे हैं मेट्रोलॉजिकल लैब में, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो आप इसको देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए और आपके मकबूल समय का धन्यवाद करते हुए मैं इस प्रोग्राम को यही समाप्त करता हूँ। आगे का जो पार्ट 5 आएगा वो इंक्लूजन रेटिंग ऑफ स्टील होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है स्टील की प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में, तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा इंक्लूजन रेटिंग ऑफ स्टील। अब तक के मैंने जो बताया वो ज़्यादातर मैकेनिकल टेस्टिंग से रिलेटेड थे। अब यहाँ पे मेटलर्जिकल बेस्ड मेटल स्टील की प्रॉपर्टी, खास करके जो रॉ मटेरियल है उसमें इंक्लूजन रेटिंग का क्या होता है, कैसे डिटरमिन करते हैं, ये सारा मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी उसी चाव से देखिएगा जब तक जैसे कि आप मेरे इन सारे वीडियो को देख रहे हैं। तो अब देर किस बात की, आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट अपने दीजिए यदि आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।